नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने काफ़ी हलचल मचाई है। रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम, द 48 लॉज ऑफ पावर। जी हाँ, ये किताब जितनी मशहूर है उतनी ही कह सकते हैं विवादास्पद भी है। बिल्कुल। हमारे पास इसका विश्लेषण करती हुई एक रणनीतिक समीक्षा के कुछ मुख्य अंश हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए हम किताब के मूल विचारों को समझें, हाँ, इसकी ताकतों को और खासकर उन आलोचनाओं को भी समझें जिनका जिक्र इस समीक्षा में मिलता है। बिल्कुल। 1998 में आई थी ये किताब और जैसा आपने कहा काफी चर्चित रही। ये शक्ति की बारीकियों को समझने के लिए इतिहास के पन्नों से मतलब राजनीति, व्यापार, यहाँ तक कि निजी जीवन से भी उदाहरण लेती है। हाँ, और समीक्षा भी यही कहती है। और दिलचस्प बात ये है, जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है, कि ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। तो ये समीक्षा हमें एक संतुलित नजरिया देगी, उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब आखिर है क्या? समीक्षा इसे एक तरह से सत्ता के खेल को समझने की गाइड बुक मानती है ना? हाँ, एक तरह से। इसमें मैकियावेली, जो अपनी कठोर राजनीतिक सलाह के लिए जाने जाते हैं, हाँ, यथार्थवादी सलाह। और sun Tzu, जिनकी युद्ध कला पर लिखी बातें आज भी बिजनेस स्कूल में जी बिल्कुल। पढ़ाई जाती हैं। फिर नेपोलियन, एलिजाबेथ प्रथम जैसे शासकों के अनुभवों का निचोड़ भी है। मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल जिंदगियों से, ऐतिहासिक शख्सियतों के अनुभवों से निकाली गई रणनीतियां हैं। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ग्रीन शक्ति को एक तटस्थ औजार की तरह पेश करते हैं। तटस्थ मतलब शक्ति अपने आप में न अच्छी है न बुरी। ये तो इस पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। अच्छा। किताब का एक केंद्रीय विचार है जो समीक्षा में भी उभारा गया है कि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं से चलता है। अहंकार, डर, जलन, स्वार्थ। ये तो है। और अगर आप प्रभाव डालना चाहते हैं या शक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इंसान के इस फितरत को, उसकी इन भावनाओं को समझना होगा। यहीं से वो पावर डायनामिक्स का खेल शुरू होता है। ये दिलचस्प है। मतलब नैतिकता से परे हटकर एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखा जा रहा है शक्ति को। तो क्या समीक्षा के अनुसार एक मुख्य थीम ये भी है कि भाई इमोशंस में मत बहो, स्ट्रैटेजी पर ध्यान दो? एकदम सही। समीक्षा इस पहलू को काफी महत्व देती है। किताब का तर्क है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जैसे गुस्सा आ जाना या जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेना, ये शक्ति के खेल में अक्सर खतरनाक होती हैं। नुकसानदेह। हाँ, शक्ति साधना के लिए चाहिए धैर्य, सावधानी से प्लानिंग करना और हर कदम सोच समझकर उठाना। तात्कालिक जुनून अक्सर लंबे समय के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाता है। और हर नियम को समझाने के लिए वो ऐतिहासिक किस्से। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि यही इन नियमों को जीवंत और यादगार बनाते हैं। क्या ये सचमुच इतना असरदार है? हाँ, समीक्षा इस बात को मानती है। ये ऐतिहासिक कहानियां सिर्फ नियम को समझाती नहीं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि ये रणनीतियां अलग-अलग समय में, अलग-अलग संस्कृतियों में कैसे काम करती आई हैं। अच्छा। तो पाठक सिर्फ नियम रटता नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके नतीजे, इनको भी समझ पाता है। ये किस्से एक बड़ा नजरिया देते हैं, दिखाते हैं कि मानव व्यवहार के पैटर्न कैसे दोहराए जाते हैं। चलिए अब कुछ खास नियमों पर आते हैं जिनका जिक्र समीक्षा में। पहला नियम, मालिक से कभी आगे न निकलें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। समीक्षा आप इसे कैसे समझाती हैं? क्या इसका मतलब है बस बॉस की चापलूसी करो? नहीं, चापलूसी नहीं। समीक्षा इसके पीछे की बारीकी पर ध्यान दिलाती है। मतलब ये है कि अपनी काबिलियत ऐसे दिखाओ कि आपके सीनियर्स को आपसे खतरा ना लगे। अच्छा, मतलब उन्हें इनसिक्योर ना फील कराओ। हाँ, उन्हें लगे कि आप काबिल तो हैं, पर उनकी जगह नहीं लेना चाहते। उन्हें चमकने दें, क्रेडिट लेने दें और आप पीछे रहकर धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करें। ये एक तरह से आत्मरक्षा है। समझ गया। और नियम 3, अपने इरादे छुपाएं। कंसील योर इंटेंशंस। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? ये थोड़ा सीक्रेटिव सा लगता है। समीक्षा के हिसाब से ये शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आपके असली इरादे सबको पता चल गए तो लोग रोक सकते हैं। बिल्कुल, आपके विरोधी पहले से तैयारी कर लेंगे, आपकी योजनाओं में अड़ंगा डाल सकते हैं या आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। गोपनीयता एक ढाल की तरह है। जब लोगों को पता नहीं होता कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो वो कंफ्यूज रहते हैं और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी शक्ति देती है। फिर आता है नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। क्या समीक्षा इसे अच्छा मानती है? ध्यान तो नेगेटिव भी हो सकता है। समीक्षा इस नियम की दो-धारी तलवार को पहचानती है। इसका मूल तर्क ये है कि गुमनामी में रहना कमजोरी है।
अगर लोग आपको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तो आप प्रभावशाली कैसे बनेंगे? दृश्यता, चाहे वो अच्छी हो या थोड़ी विवादास्पद, आपको चर्चा में रखती है, आपको अप्रासंगिक होने से बचाती है। मतलब अनदेखा किया जाना खत्म होने जैसा है। हाँ, समीक्षा शायद यही इशारा करती है। शक्ति के खेल में ये खतरनाक है। हाँ, ये जरूर है कि ध्यान कैसे खींचना है, ये अपने आप में एक कला है और इसमें रिस्क भी है। कुछ नियम तो वाकई कठोर हैं, जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें, क्रश योर एनिमी टोटली। समीक्षा इसी लेकर क्या कहती है? ये तो काफी बेरहम सलाह है। हाँ, और समीक्षा इसी निर्ममता को उजागर करती है। यही वो नियम है जिनकी वजह से किताब पर अनैतिक होने का आरोप लगता है। इस नियम के पीछे का तर्क, जैसा समीक्षा बताती है, पूरी तरह रणनीतिक है। आधा अधूरा छोड़ा गया दुश्मन वो हमेशा बदला लेने का खतरा बना रहता है। हाँ, ये बात तो है। शायद और मजबूत होकर वापस आए। इसलिए किताब कहती है, अगर मुकाबला करना ही है तो उसे निर्णायक अंत तक पहुंचाओ। ये शक्ति की क्रूर सच्चाई दिखाता है। और इसी तरह का एक और थोड़ा परेशान करने वाला नियम है 33, हर व्यक्ति की दुखती रग का पता लगाएं। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। समीक्षा ऐसे कैसे देखती है? ये तो सीधे सीधे लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना हुआ ना। समीक्षा इसे किताब के सबसे विवादास्पद और नैतिक रूप से संदिग्ध नियमों में से एक मानती है। ये नियम लोगों की असुरक्षाओं को, उनके डर को, उनकी इच्छाओं को, मतलब उनकी दुखती रग समझने की सलाह देता है और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसका शक्तिशाली औजार बन सकता है। हाँ, यहीं पर नैतिकता वाली बात आती है। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि यहीं पर किताब नैतिकता की सीमाओं को धुंधला करती नजर आती है। और अंत में नियम 48, निराकार बने, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। इसका क्या मतलब है? लगातार बदलते रहना? समीक्षा के अनुसार इसका मतलब है लचीला और अप्रत्याशित बने रहना। किसी एक तय पैटर्न, पहचान या रणनीति से बंधकर मत रहो। जैसे पानी? हाँ, बिल्कुल। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे बनो। अगर आप लगातार बदलते रहते हैं, अगर आपकी अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो दुश्मन कंफ्यूज रहेगा। हाँ, तो आपके विरोधी आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको घेर नहीं पाएंगे या आपके खिलाफ कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाएंगे। ये लचीलापन आपको अस्थिर हालातों में भी मजबूत रखता है। ये एक साथ डिफेंसिव और ऑफेंसिव रणनीति है। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे जिनकी गहराई में समीक्षा में ले जाती है। अब बात करते हैं किताब की ताकतों की, जिनका जिक्र समीक्षा में है। एक तो ये कि इसमें इतिहास, दर्शन, रणनीति से ली गई कालातीत बुद्धिमत्ता है, टाइमलेस विजडम। हाँ, समीक्षा इस बात को मानती है ये नियम ग्रीन ने खुद नहीं बनाए, बल्कि इतिहास में जो लोग शक्ति के खेल में सफल रहे हैं उनकी रणनीतियों को इकट्ठा किया है। ये रणनीतियां सदियों से जांची परखी हुई हैं और आज भी काम की हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव, उसकी इच्छाएं, डर, असुरक्षाएं वो ज्यादा नहीं बदला है। और इसकी व्यवहारिकता? समीक्षा कहती है कि ये सिद्धांत व्यापार, नेतृत्व, बातचीत, या तक कि सामाजिक प्रभाव वगैरह में उपयोगी हो सकते हैं। सही कहा। समीक्षा इसे सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं मानती, ये उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देती है जो जटिल सामाजिक या पेशेवर माहौल में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स? हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कोई नेगोशिएशन हो या अपना कोई नया काम शुरू कर रहे हो, इन नियमों की समझ आपको एक रणनीतिक बढ़त दे सकती है, बशर्ते, जैसा समीक्षा बार बार इशारा करती है, इनका इस्तेमाल सोच समझकर और नैतिक जिम्मेदारी से किया जाए। और वो ऐतिहासिक किस्से, जैसा हमने पहले भी बात की, वो सिर्फ पढ़ने में दिलचस्प नहीं बनाते। समीक्षा के अनुसार ये पाठकों को इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर ज्यादा ऑब्जेक्टिव और रणनीतिक रूप से सोचने के लिए भी उकसाते हैं। बिल्कुल। वो कहानियां दिखाती हैं कि कैसे बड़े बड़े नेताओं या रणनीतिकारों ने भावनाओं में बहकर गलतियां की या कैसे ठंडे दिमाग से योजना बनाकर सफलता पाई। ये पाठक को सिखाता है कि सिचुएशन को एनालाइज कैसे करें, नतीजों का अंदाजा कैसे लगाएं और तात्कालिक आवेगों पर काबू पाकर लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर फोकस करें। समीक्षा इसे विश्लेषणात्मक सोच बढ़ाने वाली एक ताकत मानती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आलोचनाएं। और समीक्षा इन्हें नजरअंदाज नहीं करती। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि किताब नैतिक रूप से बहुत संदिग्ध है। हाँ, कुछ नियम तो सीधे सीधे चालाकी, धोखेबाजी, यहां तक कि क्रूरता को बढ़ावा देते दिखते हैं। हाँ, ये सबसे आम और गंभीर आलोचना है जिसे समीक्षा भी प्रमुखता से उठाती है। नियम 15, दुश्मन को कुचल दो,
या नियम 33 दुखती रग का इस्तेमाल करो जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि किताब कई बार नैतिकता को साइड में रखकर सिर्फ नतीजा पाने पर जोर देती है। मतलब एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाली बात जिक्र समीक्षा में है वो है मानव स्वभाव का बेहद निराशावादी या कहें कि सिनिकल दृष्टिकोण। ऐसा लगता है जैसे किताब मानकर चलती है कि हर कोई सिर्फ स्वार्थी है, सत्ता का भूखा है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब मानवीय रिश्तों के जो सकारात्मक पहलू हैं जैसे विश्वास, सहयोग, सहानुभूति, वफादारी, उन्हें लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। जबकि दुनिया तो इन पर भी चलती है। बिल्कुल, असल दुनिया सिर्फ धोखे और मुकाबले पर ही नहीं चलती, आपसी सहयोग और भरोसे पर भी टिकी होती है। ये एक तरफा नजरिया इसकी एक बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है। समीक्षा ये चेतावनी भी देती है कि ये किताब सबके लिए नहीं है और नैतिक सोच के बिना इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। निश्चित रूप से कोई इन शक्तिशाली रणनीतियों का इस्तेमाल दूसरों को एक्सप्लॉइट करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। बिल्कुल, शक्ति एक दोधारी तलवार है और ये किताब उस तलवार को चलाना सिखाती है। बिना नैतिक गाइडेंस के ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा समीक्षा ये भी बताती है कि यह काफी सघन मतलब डेंस किताब है। हाँ, 48 नियम है। 48 नियम, हर एक के साथ कई ऐतिहासिक उदाहरण, लंबी व्याख्या, इसे समझना और पचाना, इसमें समय और सोच विचार लगता है। ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है कि वीकेंड पर पढ़ ली। इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। तो फिर समीक्षा के अनुसार ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? उद्यमी, नेता जो कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करते हैं। हाँ, समीक्षा इन ग्रुप्स का जिक्र करती है जिनके काम में स्ट्रैटेजी बनाना, नेगोशिएट करना, दूसरों को प्रभावित करना और पावर बैलेंस साधना शामिल है। उन्हें इससे प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिल सकती हैं। और लेकिन साथ ही जो लोग इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान या रणनीति में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये किताब ज्ञान का खजाना हो सकती है। समीक्षा का निचोड़ ये लगता है कि ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो ये समझना चाहता है कि असल दुनिया में शक्ति कैसे काम करती है, चाहे उसे हासिल करना हो। हाँ, चाहे उसे हासिल करना हो या उसके गलत इस्तेमाल से खुद को बचाना हो, या सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर समाज में चल रहे शक्ति के खेल को बेहतर ढंग से समझना हो। तो कुल मिलाकर समीक्षा शक्ति के 48 नियम को मानव व्यवहार और रणनीति पर एक बेहद शक्तिशाली मगर उतनी ही विवादास्पद गाइड के रूप में देखती है। बिल्कुल। इसका निचोड़ ये है कि ये किताब हमें उन चालाकियों और रणनीतियों को पहचानने में मदद कर सकती है जो अक्सर हमारे आसपास इस्तेमाल होती हैं। हाँ, ताकि हम खुद को बचा सकें। हाँ, ताकि हम खुद को शोषण से बचा सकें। और अगर कोई चाहे तो इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपने लक्ष्य पाने के लिए भी कर सकता है, बेशक नैतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष यही लगता है कि इस किताब का असली मूल्य शायद हर नियम को आंख बंद करके लागू करने में नहीं है, बल्कि समझने में है। हाँ, बल्कि शक्ति की उन गहरी अक्सर छुपी हुई डायनामिक्स को समझने में है जो हमारी दुनिया को, हमारे रिश्तों को, हमारे संस्थानों को आकार देती हैं। ये समझ मिल जाने के बाद व्यक्ति खुद ये फैसला कर सकता है कि इन रणनीतियों का इस्तेमाल कब, कैसे, क्यों करना है, या शायद नहीं करना है। हाँ, या शायद इनका इस्तेमाल होते देखकर इनका विरोध कैसे करना है। ये जागरूकता ही अपने आप में शक्ति का एक रूप है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। नियमों को जानना एक बात है, लेकिन उन्हें कब, कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये समझ बनाना ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। इन तथाकथित नियमों को सिर्फ समझना, भले ही हम इन्हें कभी सीधे तौर पर लागू ना करें, हमारी रोजमर्रा की बातचीत को, ऑफिस के माहौल को या रिश्तों को देखने के नजरिए को किस तरह बदल सकता है। क्या हम अनजाने में लोगों के इरादों को, उनकी प्रेरणाओं को एक अलग, शायद ज्यादा शक भरी नजर से देखना शुरू कर लेते हैं? इस पर सोचने लायक है। बिल्कुल। इस गहरी और परतदार चर्चा के लिए धन्यवाद। इसने निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है।